नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सकुशल होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो भी साथी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाएं। आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास चल रहा है। साथियों, इससे पहले की क्लास में हमने संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं और संज्ञा के जो पहला प्रकार है यानी जो पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके बारे में हमने विस्तार से पिछली कक्षा में चर्चा किया था। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे संज्ञा के दूसरे भेद यानी जातिवाचक संज्ञा के बारे में और तीसरा भेद भाववाचक संज्ञा के बारे में। तो ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी साथी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दें। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से, बहुत सरल तरीके से, एकदम व्यवस्थित तरीके से हम लोग सभी चीज़ों को विस्तार से पढ़ेंगे ताकि हमें कभी भी भूल ना सके, हमें जीवन भर याद रहे। ठीक है, और हमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। तो जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और क्लास अगर आपको पसंद आती है, क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्लास आपको कैसा लगा। इससे पहले की क्लास को अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और हमने बात किया था संज्ञा के बारे में और संज्ञा को विस्तार से समझा था, और इसके साथ ही हमने बात किया था संज्ञा के भेद के बारे में, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो हमने बात किया था कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसमें हमने सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात किया था। आज की इस क्लास में हम लोग जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा एक बार कल वाली क्लास को थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। संज्ञा का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम यानी पहचान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और संज्ञा 5 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है किसी एक विशेष व्यक्ति या किसी एक विशेष वस्तु या किसी एक विशेष स्थान का बोध कराने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। तो चलिए बात करते हैं कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। संपूर्ण जाति वर्ग का बोध कराने वाली संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अर्थात सभी एक जैसे का बोध कराने वाली संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। जाति से स्पष्ट है कि जो संपूर्ण जाति यानी किसी एक वर्ग का बोध कराए, ऐसी संज्ञा आपकी जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी किताब की परिभाषा। ठीक है, और कई साथी ऐसे होंगे जो किताब की परिभाषा से संज्ञा को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे साथियों के लिए देसी जुगाड़ है, यानी सरल भाषा में हम लोग समझेंगे। तो सरल शब्दों में कहा जाए, जहाँ एक के बारे में कहने से उस जैसे सभी का बोध हो जाए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जहाँ एक बार में कहने से उसके जैसे सभी का बोध हो जाए, उसके जैसे सभी का नाम आ जाए, ऐसी संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण से बात करें, शहर। शहर आपका एक जातिवाचक संज्ञा है। शहर का नाम लेने से सभी शहर, जितने भी शहर हैं, सबका बोध होता है, इसलिए ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। नदी कहने से सभी नदियों का बोध होता है, सभी नदी आ जाती हैं, इसलिए नदी आपका जातिवाचक संज्ञा है।
झील कहने से जितने भी झील हैं सभी झीलों का बोध होता है, इसलिए झील आपकी जातिवाचक संज्ञा है। आदमी कहने से सभी आदमियों का बोध होता है, इसलिए आदमी आपका जातिवाचक संज्ञा है। भाई आदमी कैसे कहने से मोहन का बोध होता है, सोहन का बोध होता है, राम का बोध होता है, श्याम का बोध होता है, यानी जितने भी आपके आदमी हैं सभी आदमियों का बोध होता है। इसी प्रकार से नारी कहने से सभी नारियों का बोध होता है, इसलिए नारी आपकी जातिवाचक संज्ञा है। लड़का कहने से सभी लड़कों का बोध होता है, इसलिए लड़का आपका जातिवाचक संज्ञा है। पर्वत कहने से सभी पर्वतों का बोध होता है, इसलिए पर्वत भी आपका जातिवाचक संज्ञा है। बाढ़ कहने से भाई चाहे वो अमेरिका में बाढ़ आया हो, चाहे वो यूरोप में बाढ़ आया हो, चाहे भारत में बाढ़ आया हो, है ना, चाहे पाकिस्तान में बाढ़ आया हो, जहाँ भी बाढ़ आया है बाढ़ कहने से बाढ़ का बोध होता है, यानी जितने भी बाढ़ आते हैं सभी का बोध होता है, इसलिए बाढ़ आपका जातिवाचक संज्ञा है। ठीक उसी प्रकार से सूखा कहने से सभी सूखा जाति का बोध होता है, चाहे वो पाकिस्तान में हुआ हो, चाहे वो इंग्लैंड में हुआ हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हुआ हो, चाहे वो बांग्लादेश में हुआ हो और चाहे हिंदुस्तान में हुआ हो। कहीं पे भी अगर सूखा पड़ा है तो सूखा कहने से संपूर्ण सूखा जाति का बोध होता है, इसलिए सूखा आपका जातिवाचक संज्ञा है। तो आई बात समझ में। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ एक के बारे में कहने से उसके जैसे सभी का बोध हो जाए, ऐसी संज्ञा आपकी जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। सभी जातियाँ जितने भी जातियाँ हैं ये आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। सभी जातियाँ, है ना, सभी जातियाँ क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे शर्मा जी कहने से सभी शर्मा जी का बोध होता है ना। वर्मा जी कहने से जितने भी वर्मा जी हैं उन सभी का बोध होता है, यह आपके जातिवाचक संज्ञा है। चौबे जी कहने से चौबे जी का बोध होता है, इसलिए चौबे जी आपका जातिवाचक संज्ञा है। यादव जी, मिश्रा जी, पांडे जी, ये सभी जातियां जो है ये जातिवाचक संज्ञा होती है। सभी शर्मा जी हैं, सभी वर्मा जी हैं, सभी चौबे जी हैं, सभी यादव जी हैं और सभी मिश्रा जी हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जितनी भी जातियां हैं आपकी वे सभी क्या होती हैं, जातिवाचक संज्ञा होती है। आई बात समझ में। ठीक है, और पशु पक्षियों के नाम भी आपके जातिवाचक संज्ञा होते हैं। पशु पक्षियों के नाम क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे गाय एक जातिवाचक संज्ञा। क्यों भाई, गाय कहने से सभी गायों का बोध होता है, चाहे वो जर्सी गाय हो, चाहे वो फिजिशियन गाय हो, चाहे वो देशी गाय हो। तो गाय कहने से जितने भी गाय के प्रजाति हैं सभी गायों का बोध होता है, इसलिए गाय शब्द आपका जातिवाचक संज्ञा है। कोयल कहने से कोयल का बोध होता है, कोयल जाति का, इसलिए कोयल आपकी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। चाहे वो लंदन की कोयल हो, चाहे वो अमेरिका की कोयल हो, चाहे वो भारत की कोयल हो। ठीक है, कुत्ता कहने से सभी कुत्तों का बोध होता है, इसलिए ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। बिल्ली कहने से भी सभी बिल्ली वर्ग का यानी सभी बिल्ली जाति का बोध होता है ना, इसलिए वह आपकी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। घोड़ा कहने से भी आपके सभी घोड़ा प्रजातियों का बोध होता है, इसलिए ये भी आपका जातिवाचक संज्ञा है। पक्षी कहने से सभी पक्षी वर्ग का बोध होता है, इसलिए ये भी आपकी जातिवाचक संज्ञा है। सांप भी आपका जातिवाचक संज्ञा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस परिभाषा से आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है कि एक जैसा, है ना, एक के बारे में कहने से, मैं किसी एक के बारे में कहूँ और उसके जैसे सभी का बोध हो जाए, उसके जैसे सभी जाति का बोध हो जाए, ऐसी संज्ञा आपकी जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को जातिवाचक संज्ञा समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इसके अलावा आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो निश्चित तौर पे कमेंट कीजिएगा, आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये मैं मान लूँ कि आपको समझ में आ गया। भाई जिसको जिसको समझ में आ जाए सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलेंगे यस सर मुझे समझ में आ गया। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब जैसे मैंने कहा कि इस क्लास में हम लोग जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे, तो अब हम लोग बात करते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। ठीक है, तो तीसरा जो संज्ञा का भेद है वो है भाववाचक संज्ञा।
अब ये भाववाचक संज्ञा क्या होता है? तो भाव धनवाचक धन संज्ञा, ठीक है, भाव का बोध कराने वाली संज्ञा, भाव का बोध कराने वाली संज्ञा। अब ये भाव भी आपके दो प्रकार के होंगे, ठीक है, भाव भी आपके यहाँ पे कई प्रकार के होंगे। जैसे एक तो हो गया आपका व्यक्तिगत भाव, है ना, एक तो आपका हो गया व्यक्तिगत भाव, और एक होता है कि किसी संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया विशेषण अव्यय का गुण बताने वाली, है ना। तो इनके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए, भाव का अर्थ तो मैंने आपको बता दिया। भाव दो तरह की हो गई आपकी, एक तो आपका व्यक्तिगत भावनाएं हो गई, और एक जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण अव्यय गुण का जो भाव बताएगी, ठीक है। और वाचक का अर्थ होता है कि बोध कराने वाली, वाचक का अर्थ होता है बोध कराने वाली, और संज्ञा का अर्थ होता है संज्ञा, ठीक है। तो भाव का बोध कराने वाली संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अर्थात जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म या दशा तथा कार्य व्यापार का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किताब की जो परिभाषा है उसके अनुसार भाववाचक की जो परिभाषा दी गई है उसमें कहा गया है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा तथा कार्य व्यापार का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग सरल भाषा में बात करें, यानी अपना जो देसी जुगाड़ है, सरल शब्दों में कहा जाए तो वह संज्ञा जो हमारी व्यक्तिगत भावनाओं का मतलब जैसे प्रेम, त्याग, दया, क्षमा, क्रोध, घृणा आदि, तो वह संज्ञा जो हमारी व्यक्तिगत भावनाओं यानी प्रेम, त्याग, दया, क्षमा, क्रोध, घृणा आदि अथवा जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण अव्यय के गुणों का बोध कराती हो, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। कहने का मतलब कि ऐसी संज्ञा जो हमारी व्यक्तिगत भावनाओं यानी प्रेम, त्याग, दया, क्षमा, क्रोध, घृणा आदि का तो बोध कराए, इसके साथ साथ अगर जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण अव्यय के गुणों का बोध कराती हो, ऐसी संज्ञा को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ऐसी संज्ञा को हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मित्रता, मित्रता क्या है? ये एक भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा क्या है? ये एक भाववाचक संज्ञा है। गर्मी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। सर्दी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। चोरी भी एक भाव है। अपनापन भी एक भाव है। पढ़ाई, मिठास, लंबाई, ये सभी क्या है? ये सभी आपकी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, ठीक है। तो क्या है कि जो हमारी व्यक्तिगत भावनाओं जैसे प्रेम, त्याग, दया, क्षमा, क्रोध, घृणा आदि का बोध कराए, इसके अलावा संज्ञा का भी बोध कराए, सर्वनाम, क्रिया विशेषण अव्यय के गुणों का बोध कराए, ऐसी संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के एक शब्द से एक ही भाव का बोध होता है, ये इसकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि भाववाचक संज्ञा से एक ही शब्द के से एक ही भाव का बोध होता है। मतलब कोई भी भाववाचक संज्ञा है तो उस शब्द से केवल एक ही भाव का बोध होगा, है ना। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से होता है, विशेषण से होता है, क्रिया से होता है, सर्वनाम से होता है और अवयव में परते लगाकर किया जाता है। यानी जो भाववाचक संज्ञा है इसका निर्माण जातिवाचक संज्ञा से होता है, सर्वनाम से होता है, विशेषण से होता है, क्रिया से होता है और अवयव में परते लगाकर भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। आइए इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं। जैसे देखिए भाववाचक संज्ञा का निर्माण, पहले तो हम बात करेंगे कि जातिवाचक संज्ञा से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा, है ना, चोर क्या है? चोर एक जातिवाचक संज्ञा है और चोर का भाव क्या है? चोरी करना। चोर का भाव क्या है? चोरी करना, है ना। तो चोर तो आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया और चोरी क्या है? जातिवाचक संज्ञा चोर हो गया और चोरी क्या है? आपका भाव हो गया। चोर का भाव क्या है? चोरी करना। बुढ़ा का भाव क्या है? बुढ़ापा। उसका भाव क्या है? बुढ़ापा। मनुष्य का भाव है मनुष्यता।
और मित्र का भाव है मित्रता। तो ये सभी आपकी क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है ना। चोर का भाव है चोरी करना, बुढ़ापा का भाव, बुढ़े का भाव है बुढ़ापा, और मनुष्य का मनुष्यता, मित्र का मित्रता, है ना। क्योंकि देखिए सभी चोर जो होंगे वो क्या होंगे, सभी चोर व्यक्ति होंगे यानी आदमी होंगे, मानव होंगे। सभी चोर जो हैं वो मानव हैं, है ना। लेकिन सभी मानव क्या चोर हैं, नहीं, कुछ मानव चोर हैं, कुछ आदमी चोर होंगे। भाई सभी इंसान तो चोर हो नहीं सकते, हाँ, लेकिन ये है कि सभी चोर इंसान हैं, जितने भी चोर हैं वो इंसान हैं, लेकिन जितने इंसान हैं वो चोर नहीं है, है ना। ये बात समझने वाली है। तो चोर का जो भाव है वो चोरी है। चलिए विशेषण से देखते हैं कि विशेषण से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। देखिए गरम, गरम से भाववाचक क्या आया, गर्मी, है ना। गरम से क्या आया, गर्मी। गरम क्या है, विशेषण है, और गर्मी क्या है, भाव है। तो मीठा से क्या भाव निकलेगा, मिठास। मीठा आपका विशेषण है, लेकिन मिठास क्या है, भाववाचक संज्ञा है। नम्र से नम्रता, भाई नम्र से नम्रता का बोध होता है, तो नम्रता क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। सुंदर से सुंदरता, मोटा से मोटापा, उसका एक भाव है कि वो मोटापा है, मोटापा हो गया उसको, है ना, वो सुंदरता है, तो ये आपका भाव है, ठीक है। सर्वनाम से देखिए अपना अपनत्व, निज निजत्व, मम ममत्व और ममता, ममत्व और ममता, ये क्या है, ये सर्वनाम के प्रयोग से भाववाचक संज्ञा का निर्माण है। मित्रों बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से। तो इतना आपका फ़र्ज बनता है कि क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने सभी मित्रों में, अपने सभी सहपाठियों में, अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दें। तो एक बार जोरदार तरीके से आप लोग शेयर कर दीजिए, एक बार आप लोग जोड़ तोड़ से शेयर कर दीजिए। भाई संख्या आपकी बहुत कम आती है, संख्या से हमें मोटिवेट मिलता है, मोटिवेट होते हैं हम लोग और भी अच्छा करने को, कि हाँ भाई जो भी मित्र, जो भी साथी हमारे क्लास, हमारे चैनल के माध्यम से लगातार जुड़ रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम उनके लिए और अच्छा प्रयास करें। तो ये संख्या ही है हमें, जो हमें आपसे जोड़ती है। हमें और क्या चाहिए, हमें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या चाहिए ताकि हम और अच्छा प्रयास कर सकें। तो जोरदार तरीके से आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्रिया से बात करें। क्रिया से देखिए मारना, मार, चढ़ना, चढ़ाई, रोना, रुलाई, दौड़ना, दौड़, ये सभी आपकी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। मारना एक क्रिया है, मार एक भाव है। चढ़ना एक क्रिया है, चढ़ाई एक भाव है। रोना एक क्रिया है, रुलाई एक भाव है। दौड़ना एक क्रिया है और दौड़ एक भाव है। तो क्रिया से भी आपके भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। अव्यय से मैंने आपके बताया था कि अव्यय में जब हम लोग प्रत्यय लगा देते हैं तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे दूर, दूर से हो गया दूरी, और दूरी एक भाववाचक संज्ञा है। वाह, वाह से हो गया वाह वाही, और ये भी आपका एक भाववाचक संज्ञा है। समीप में आपने त्वय प्रत्यय लगा दिया तो हो गया समीपत्व, और समीपत्व जो है ये आपका भाववाचक संज्ञा है। शाबाश का शाबाशी हो गया, इसमें ई प्रत्यय लग गया तो शाबाशी आपका क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। प्रत्यय जो होता है वो शब्दों के पीछे लगता है, और उपसर्ग जो होता है वो शब्दों के आगे लगता है। तो अव्यय में जब हम लोग प्रत्यय लगा देते हैं तो इस प्रकार की जो शब्द बनते हैं वो आपके भाववाचक संज्ञा होते हैं, ठीक है। तो मित्रों, और मैं आशा करता हूँ कि आपको जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा क्या है ये बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर इसके अलावा आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है या कोई भी डाउट है आपको, तो निश्चित तौर पे आप कमेंट कीजिएगा। मित्रों हम आपकी कमेंट का, आपकी जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे, और ज़रूर प्रयास करेंगे कि आपकी जो मन में जो प्रश्न उठते हैं उनको दूर किया जाए, ठीक है।
तो इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आज की इस क्लास को समाप्त करता हूं और अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे समूहवाचक संज्ञा क्या होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होते हैं, और इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि संख्या का रूपांतरण किस प्रकार से होता है। तो आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी साथियों से केवल और केवल एक ही विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास में जुड़िए, अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।